Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 9th Geography Chapter 2 Physical Features of India. आपने इंडिया के बारे में पहले भी पढ़ा होगा कि इंडिया में डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं। तो आप किस तरीके के टेरेन में रहते हैं? टेरेन होता है ज़मीन या फिर इलाका। अगर आप प्लेन इलाके में रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं, तो आपको प्लेन लैंड देखने को मिलती है। और अगर आप हिली रीजन में रहते हैं तो हिली रीजन में तो काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन्स, वैलीज होती हैं। और हमारी कंट्री में ना बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ के, जैसे कि माउंटेन्स देखने को मिलता है हमारी कंट्री में, प्लेन्स देखने को मिलता है, डेजर्ट्स, प्लेट्यू, आइलैंड। इंडिया के लैंड में बहुत सारे फिजिकल वेरिएशन हैं। जियोलॉजिकली देखा जाए तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, वो बहुत ही पुराना है अर्थ सरफेस पे। ये सारा एरिया ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसे वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक बोला जाता है। और जो हिमालय और नर्दर्न प्लेन है ना, वो इसके बाद ही आए हैं। इसी वजह से हिमालय और नर्दर्न प्लेन को बोला जाता है कि रिसेंट लैंडफॉर्म्स हैं, मतलब कि ये बाद में बने हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू से। और जो हिमालय माउंटेन्स हैं वो अनस्टेबल जोन है, क्योंकि यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो यूथफुल है, मतलब कि पेनिनसुलर के बाद बनी है। और यहाँ पे बहुत बड़ी हाई पीक्स होती हैं और डीप वैलीज होती हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं। और नर्दर्न प्लेन में एलुवियल डिपॉजिट होता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई है। लेकिन यहाँ की जो हिल्स और वैलीज है ना, वो माउंटेन से छोटी होती हैं। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, इंडिया के फिजिकल फीचर को 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया गया है। द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड। बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि हम इसे वन बाय वन डीपली स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालय जियोलॉजिकली एक यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है और ये इंडिया के नर्दर्न बॉर्डर पे है। इसकी रेंजेस जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फैली हुई हैं, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक। हिमालयस की बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। यहाँ पे ऊंचाई लोफ्टीएस्ट को बोला जा रहा है और ये वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर है वर्ल्ड का। रगेड मतलब होता है जो ऊबड़ खाबड़ एरिया होता है, उसे बोला जाता है। ये एक आर्क फॉर्म करता है और ये जो डिस्टेंस कवर करता है वो है 2400 किलोमीटर और इसकी विड्थ 400 किलोमीटर है कश्मीर की साइड से और 150 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश की साइड से। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा दिखाई देते हैं, मतलब कि जो माउंटेन होते हैं ना, उनकी हाइट किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। लेकिन अगर वेस्टर्न वाले पार्ट में देखा जाए तो एल्टीट्यूड वेरिएशन बहुत ही कम दिखाई देती है, मतलब कि ज़्यादातर जो माउंटेन्स होते हैं उनकी सेम ही हाइट होती है। हिमालय में 3 पैरेलल रेंजेस होती हैं और इन रेंजेस के बीच में काफ़ी सारी वैलीज होती हैं। मैं आपको इसे मैप के थ्रू दिखाऊंगी। तो जो नदर्न मोस्ट वाली रेंज है वो ग्रेट और इनर हिमालयस, और हम उसे हिमाद्री भी बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर है ग्रेट और इनर हिमालय, और जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं। और इसके नीचे है हिमाचल और लेसर हिमालय, और सबसे नीचे है शिवालिक रेंज। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है शिवालिक, तो ये जो है ये शिवालिक रेंज है। तो आपको मैंने तीनों पैरेलल लाइन के बारे में बता दिया है। ग्रेट हिमालयस की जो रेंजेस होती हैं वो कॉन्टिन्यूस होती हैं, उसमें बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता। और इसकी पीक जो होती है वो लोफ्टीएस्ट, मतलब बहुत ही ऊंची ऊंची होती हैं। एवरेज हाइट इसकी 6000 मीटर होती है। हिमालय की इम्पॉर्टेंट पीक हमें यही देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ हिमालयस की हाईएस्ट पीक बताई गई हैं। फर्स्ट बताया गया है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है और इसकी हाइट है 8848। इस टेबल को देख के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया में हिमालय की कौन कौन सी पीक है। ग्रेट हिमालय में जो फोल्ड होते हैं वो एसिमेट्रिकली होते हैं, मतलब
एक ही हाइट के नहीं होते, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। और हिमालय में ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा मिलता है। पूरे साल भर यहाँ पे स्नो ही स्नो होती है, मतलब कि ग्लेशियर रिवर होती है स्नो की, बर्फ ही बर्फ। अब समझ जाओ कि यहाँ पे कितनी ठंड होगी। हिमाद्री के बाद नेक्स्ट जो रेंज है उसका नाम है हिमाचल और लेसर हिमालय। ये एक तरीके से हिमाद्री के साउथ में ही तो होगी। इसकी रेंजेस हाईली कॉम्प्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स होते हैं इसमें, और इसकी जो हाइट होती है ना, एल्टीट्यूड होता है, वो 3700 से लेके 4500 मीटर तक होती है। इसकी एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर है, और पीर पांजाल रेंज जो है इसमें वो सबसे लॉन्गेस्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज मानी जाती है। धौलाधर और महाभारत भी इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं इसकी रेंज में फेमस वैली भी हैं, कश्मीर की, कांगड़ा की और कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में। अब ये नेम सुन के तो मेरा मन कर रहा है कि बैग पैक करूं और चल दूं हिल स्टेशन पे घूमने। अब जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की उसे बोला जाता है शिवालिक। इसकी विड्थ है 10 to 50 किलोमीटर, और इसका जो एल्टीट्यूड है ना वो 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में लाई करता है। मेन हिमालयन रेंजेस से जो रिवर फ्लो होते हुए आती है वो कुछ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स भी लाती हैं अपने साथ साथ, मतलब कुछ पत्थर या मिट्टी, तो वो सब कुछ इस रेंजेस पे आके इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ की वैलीज में ग्रेवल और एलुवियम होता है। जो वैलीज हमें लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में दिखती है ना उसे हम डून्स बोलते हैं, जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा, देहरादून, कोतली दून, पातली दून। अभी तक हमने हिमालयस के लॉन्गिट्यूडल डिवीजन देखे हैं, अब हम देखेंगे कि इसे रीजन वाइज कैसे डिवाइड किया गया है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। वैसे देखा जाए तो इसको रिवर वैली के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, जैसे कि जो इंदस और सतलुज रिवर है ना उसके बीच में जितने भी हिमालयस आते हैं उसे बोला जाता है पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर और हिमाचल हिमालयस। और जो सतलुज और काली रिवर के बीच में हिमालय है उसे बोला जाता है कुमाऊं हिमालयस। और उसके आगे अगर हम थोड़ा जाएं तो जो काली और तीस्ता रिवर है ना उसके बीच में जो हिमालयस हैं उसे बोला जाता है नेपाल हिमालयस। अगर और थोड़ा सा आगे मूव करें तो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जितने भी हिमालय हैं उन्हें बोला जाता है आसाम हिमालयस। हिमालयस की जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है ना वहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है। Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas span sharply to the south and spread along the eastern boundary of the India. इसको देखो मैं थोड़ा मैप से समझाती हूँ। ब्रह्मपुत्र रिवर से साउथ की साइड में देखो, ये यहाँ पर ये बैंड हो रहा है ना, तो यहाँ पर जितने भी हिमालयस हैं इसे बोला जाता है पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स। यहाँ पे जितनी भी हिल्स हैं वो नॉर्थ से लेकर ईस्टर्न स्टेट तक होती हुई जाती हैं, और ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने होते हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होते हैं, मतलब घने जंगल होते हैं, पैरेलल रेंजेस और वैलीज होती हैं। पूर्वांचल की यहाँ पे हिल्स के नेम्स भी बताए हुए हैं, जैसे कि द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स, द मिजो हिल्स। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप हिली रीजन में रहते हैं, मतलब माउंटेन वाले एरिया में रहते हैं। मुझे भी तो पता चले कौन कौन हिली एरिया में रहता है। नेक्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन। इंडिया के मैप में अगर हम देखें तो ये सारा एरिया है नॉर्दर्न प्लेन का, यहाँ पर ये वाला पूरा पार्ट। नॉर्दर्न प्लेन की 3 मेजर रिवर सिस्टम है। फर्स्ट द इंदस, सेकंड द गंगा एंड थर्ड द ब्रह्मपुत्र, और इसकी ट्रिब्यूटरीज। इस प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल होती है, और ये सॉइल हिमालय से जो रिवर्स आती है ना तो वो सॉइल लेकर आती है अपने साथ और यहाँ पे लाके पूरा इकट्ठा कर देती हैं। इस सॉइल की वजह से प्लेन एरिया फर्टाइल प्लेन बन जाता है, और ये स्प्रेड हो रखी है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, और ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक ब्रॉड है। और ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी एरिया में होती है। सॉइल तो यहाँ पे अच्छी होती है,
लेकिन वाटर की सप्लाई, फेवरेबल क्लाइमेट और इसी वजह से एग्रीकल्चर भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इस फिगर में नॉर्दर्न प्लेन है, और ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, यहाँ पर जो रिवर्स आती हैं वो माउंटेन से होते हुए आती हैं, तो जो भी डिपोजिशनल वर्क मतलब जो भी सॉइल होती है वो यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं रिवर। और हिमालय से जब रिवर्स आती हैं प्लेन की साइड, तो आते आते उनकी स्पीड कम हो जाती है, और जब स्पीड कम हो जाती है तो वो एक रिवराइन आइलैंड बना लेती हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर में एक रिवराइन आइलैंड है माजुली, वहाँ पे लार्जेस्ट इनहेबिटेटेड है, मतलब कि और रिवराइन आइलैंड के कंपैरिजन में देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। रिवर जब हिमालय से नीचे की साइड में आती है, लोअर कोर्स में आती है, तो वो स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि ना बहुत सारा सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है। सिल्ट ना रेत को बोलता है, आपने देखा होगा पानी में बहुत सारा रेत होता है, मिट्टी होती है, तो वो इतनी ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती है कि जो रिवर होती है वो स्प्लिट हो जाती है, मतलब कि अलग अलग हो जाती है। तो जब वो अलग हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, तो उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। नॉर्दर्न प्लेन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो जो वेस्टर्न वाला पार्ट है उसे बोला जाता है पंजाब प्लेन, और ये इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी से बनी है। इसका लार्जेस्ट पार्ट पाकिस्तान वाले एरिया में है। यहाँ पे जो इंडस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं द झेलम, द चेनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलुज, और ये सभी ना हिमालय से ओरिजिनेटेड होती हैं। ये जो प्लेन एरिया है ना, ये 2 साइड से वाटर से कवर है, इसी वजह से इसे बोला गया है दो आब। दो आब मतलब होता है दो मतलब कि 2, आब मतलब कि वाटर। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है पंजाब, पंज मतलब 5, आब मतलब वाटर, मतलब पंजाब जो है वो वाटर से 5 साइड से कवर है। नेक्स्ट द गंगा प्लेन। गंगा प्लेन घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में एक्सटेंडेड है, और ये काफ़ी सारे स्टेट कवर करती है नॉर्थ इंडिया के, जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, कुछ पार्ट झारखंड का, और वेस्ट बंगाल, ईस्ट साइड में आसाम। ऐसा बोला जाता है कि नॉर्दर्न प्लेन में ना एकदम फ्लैट लैंड होता है, वहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होती, लेकिन ये ट्रू नहीं है। यहाँ पर भी वेरिएशन होती है, यहाँ पर डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हैं। इसे अगर हम वेरिएशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 रीजन में डिवाइड किया हुआ है नॉर्दर्न प्लेन को। माउंटेन से जब रिवर्स फ्लो होती हैं और नीचे की साइड को आती हैं, तो कुछ पेबल्स मतलब कुछ पत्थर इकट्ठे होते हैं वहाँ पर, आपने देखा भी होगा, छोटे छोटे गोल गोल पत्थर होते हैं, तो वो 8 to 16 किलोमीटर के एरिया में होते हैं। और जो शिवालिक है ना, शिवालिक के ही जो नीचे की साइड में है, लोअर कोर्स में है, तो वहाँ पर बहुत सारे पेबल्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे बोला जाता है भाबर। इससे हमें ये पता चल गया कि जो शिवालिक के नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पर भाबर मिलते हैं, मतलब कि बहुत सारे पेबल्स मिलते हैं, जिससे कि हमें रिवर भी दिखाई नहीं देती, वहाँ पे डिसअपेयर हो जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा और आगे चल के देखें तो वहाँ पर हमें रिवर दिखाई देगी। ये वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन होता है, और इसे हम बोलते हैं तराई। यहाँ पे हमें बहुत सारे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट थे ना, वो पार्टीशन के टाइम पे क्लियर कर दिए गए थे, मतलब कट करके ना एग्रीकल्चर लैंड बना दिया था, क्योंकि पाकिस्तान से ना काफ़ी लोग माइग्रेट होके इंडिया में आए थे, तो उन्होंने ऐसा किया था। तो यहीं पर दुधवा नेशनल पार्क भी लोकेटेड है। नॉर्दर्न प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट ओल्डर एलुवियम से बना हुआ है। रिवर में फ्लड प्लेन एरिया के जो ऊपर टेरेस लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोला जाता है भांगर, और यहाँ पे जो सॉइल होती है कैल्शियस, और इसे हम कंकड़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो यंगर डिपॉजिट है फ्लड प्लेन का, उसको बोला जाता है खादर, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है एग्रीकल्चर के लिए। एवरी ईयर ये रिन्यू होती रहती है, तो इस वजह से सॉइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। नॉर्दर्न प्लेन के ये 4 रीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने देखा था ना भाबर, फिर सेकंड तराई, थर्ड भांगर, और जो लास्ट है 4th खादर। द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू में ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक मिलते हैं। गोंडवाना लैंड
ये बहुत ओल्डेस्ट लैंडमास है, सबसे पुराना लैंडमास। तो ये वाला जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये गोंडवाना लैंड में ही आता है। इस प्लेट्यू में शैलो वैलीज होती हैं और राउंडेड हिल्स होती हैं। जो हिल्स हैं वो राउंड शेप में होती हैं ऊपर की साइड से। और इस प्लेट्यू में 2 टाइप के डिवीज़न हैं, फर्स्ट सेंट्रल हाईलैंड्स और सेकंड डेक्कन प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है मालवा प्लेट्यू का, तो इस एरिया को बोला जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स। और वेस्टवर्ड साइड में जाएं तो ये राजस्थान का जो डेजर्ट वाला एरिया है उसको भी कवर अप करती है। यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो करती हैं उनका नेम है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और ये फ्लो करती हैं साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। सेंट्रल हाईलैंड वाइडर है वेस्ट साइड से और नैरोअर है ईस्ट साइड से। वाइडर मतलब होता है चौड़ा और नैरो मीन्स होता है पतला। इसका मतलब सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट के साइड से वाइडर है और ईस्ट के साइड से नैरो है। अगर हम ईस्टवर्ड साइड में जाएं प्लेट्यू के तो उस एरिया को बोला जाता है बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। यहाँ पे फिगर भी दी हुई है छोटा नागपुर प्लेट्यू की, तो अब आपको आइडिया हो जाएगा इसको देख के कि ये माउंटेन से कितने छोटे होते हैं प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में दामोदर रिवर फ्लो करती है। डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगल शेप में है, इसलिए इसे ट्रायंगुलर लैंडमास बोला जाता है। और ये रिवर नर्मदा के साउथ में है और नॉर्थ में सतपुरा रेंज है इसके। ईस्ट में देखा जाए तो यहाँ पर महादेव, कैमूर हिल्स और मैकाल रेंज है। डेक्कन प्लेट्यू हायर होता है वेस्ट साइड में और ईस्टवर्ड जाते जाते ना ये एक स्लोप बना लेता है, मतलब इसकी हाइट ना कम होती जाती है। प्लेट्यू हमें नॉर्थ ईस्ट साइड में भी देखने को मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेघालय, कार्बी एंगलोंग और नॉर्थ सरकार। छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो फॉल्ट है उसकी वजह से सेपरेटेड है उससे। यहाँ पर 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। वेस्टर्न घाट वेस्ट की साइड में है, ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न साइड में है डेक्कन प्लेट्यू के। दे आर कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली। ये कॉन्टिन्यूस बने हुए हैं, मतलब इसमें बीच में कोई ब्रेक नहीं है, एक लाइन से बने हुए हैं ये। और यहाँ पर जो पासिस है वो है थाल, भोर और पाल घाट्स। वेस्टर्न घाट ना बहुत हाइयर है ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में, क्योंकि जो ईस्टर्न घाट है उसकी बस 600 मीटर हाइट है, लेकिन जो वेस्टर्न घाट है ना उसकी 900 से लेकर 1600 मीटर तक की हाइट है। ईस्टर्न घाट महानदी वैली से लेकर नीलगिरी तक है साउथ में, और ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि कॉन्टिन्यूस लाइन वाइज नहीं है, ये इरेगुलर है, बीच बीच में कट हो रखे हैं ये। जहाँ पे भी ये डिसकंटिन्यूअस है वहाँ से रिवर होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है। वेस्टर्न घाट में ओरियोग्राफिक रेन आती है, और अगर देखा जाए तो जो मॉइस्ट विंड होती है ना वो वेस्टर्न स्लोप की साइड से, मतलब ये जो वेस्टर्न घाट है इसके वेस्टर्न स्लोप में मॉइस्ट विंड राइज होती रहती है, सबसे ज़्यादा वहीं पे ही आती है। तो वेस्टर्न घाट को हम डिफरेंट लोकल नेम से भी बुलाते हैं। जो हाइट है वेस्टर्न घाट की वो इंक्रीज होती जाती है अगर हम नॉर्थ से साउथ की साइड जाए तो। और यहाँ पे हाईएस्ट पीक का नेम है द अनाईमुडी एंड डोडा बेटा। और अगर हम ईस्टर्न घाट में देखें तो महेंद्रगिरी सबसे हाईएस्ट पीक है, शेवरो हिल्स, द जावेदी हिल्स, ये ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। यहाँ पे फेमस हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे उदागा मंडलम जिसे हम ऊटी बोलते हैं, और कुंडई कैनाल। पेनिनसुलर प्लेट्यू में जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है ना उस एरिया को बोला जाता है डेक्कन ट्रैप, और यहाँ पर वॉल्केनिक ओरिजिन है। यहाँ की जो रॉक होती है ना वो इग्नियस रॉक होती है, वॉल्केनिक इरप्शन से ही ब्लैक सॉइल बनती है यहाँ पे। पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्टर्न से लेकर नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन तक अरावली हिल्स है, बट ये ना ब्रोकन हिल्स हैं और ये एक्सटेंड हो रखी है, फैली हुई हैं गुजरात से लेकर दिल्ली तक, साउथ वेस्ट एरिया से लेकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक। द इंडियन डेजर्ट अरावली हिल्स के वेस्टर्न वाले पार्ट में इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पे पूरे एरिया में सैंड ही सैंड होती है,
मिट्टी ही मिट्टी होती है, रेत वाली, वो भी जो रेत होती है ना उस टाइप से। और इस रेत से छोटे छोटे माउंटेन टाइप, जिसे हम टीले बोलते हैं, तो सैंड ड्यून्स बनते हैं। 150 mm से भी कम रेनफॉल होती है यहाँ पे। तो बारिश बहुत कम होने की वजह से यहाँ का जो वेजिटेशन है वो बहुत लो होता है। अब रेनफॉल ही नहीं होगी, बारिश ही नहीं होगी, तो वेजिटेशन कहाँ से हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगी फार्मिंग। इसी वजह से इसे एरिड क्लाइमेट बोला जाता है। एरिड मतलब जो सूखा क्लाइमेट, जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। रेनी सीजन में बहुत ही कम बारिश होती है, इसी वजह से कुछ ही स्ट्रीम्स बन पाती हैं और ये स्ट्रीम भी सूख जाती हैं जब बारिश होना बंद हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा कमी है डेजर्ट वाले एरिया में वाटर की। यहाँ पे ओनली वन ही लार्ज रिवर है जिसका नाम है लूनी। इस फिगर में आप देख भी सकते हैं पूरे डेजर्ट एरिया में सैंड ही सैंड है। क्रिसेंट शेप के जो सैंड ड्यून्स होते हैं उन्हें हम बार्चन्स बोलते हैं, बट जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं ना वो ज़्यादातर इंडो पाकिस्तान वाली बाउंड्री है ना वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आप जैसलमेर जाएंगे तो आपको बार्चन्स देखने को मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। द कोस्टल प्लेन्स, अगर इसे इजी लैंग्वेज में समझा जाए तो जो पेनिनसुलर प्लेटो है ना उसकी जो बाउंड्री है सी की साइड में, अगर वेस्ट साइड से देखा जाए मतलब जहाँ पे अरेबियन सी है, तो वहाँ पे अगर देखा जाए उस साइड से बाउंड्री देखी जाए इंडिया की तो उसे बोला जाएगा वेस्टर्न कोस्ट। और अगर ईस्ट साइड से देखा जाए पेनिनसुलर प्लेटो के तो बे ऑफ बंगाल दिखता है हमें सी में। तो सी के साथ में जो बाउंड्री है इंडिया की उसे बोला जाता है ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है वो सैंडविच बना हुआ है, मतलब कि वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है। इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो नॉर्दर्न पार्ट है कोस्ट का उसे बोलते हैं कोंकण, और जो सेंट्रल वाला एरिया है उसे बोलते हैं कन्नड़ प्लेन, और जो साउथ में है उसे बोला जाता है मालाबार कोस्ट। कोंकण का तो इन्होंने दिया हुआ है कि मुंबई और गोवा में लाई करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कन्नड़ प्लेन कौन से स्टेट में लाई करता है और मलाबार कोस्ट कौन से स्टेट में लाई करता है। यहाँ पे फिगर भी दी हुई है कि कोस्टल एरिया कैसा होता है। अब हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट, ये बे ऑफ बंगाल के साइड में पड़ता है, और नॉर्दर्न पार्ट जो है ईस्टर्न कोस्ट का उसे बोला जाता है नॉर्दर्न सिरकार, और इसके सदर्न पार्ट को बोला जाता है कोरमंडल कोस्ट। इस कोस्ट पे काफ़ी सारी रिवर डेल्टा फॉर्म करती हैं, जैसे कि द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी। ईस्टर्न कोस्ट में एक लेक है जिसका नाम है लेक चिल्का। तो इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। महानदी जहाँ पे डेल्टा बनाती है ना उसके साउथ में चिल्का लेक है, और ये उड़ीसा वाले स्टेट में है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, द आइलैंड्स। हमारी कंट्री में आइलैंड्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट द लक्षद्वीप एंड सेकंड द अंडमान एंड निकोबार। इंडिया के मैप में अगर हम देखें तो साउथ में यहाँ पर मालाबार कोस्ट के साथ में ही है लक्षद्वीप आइलैंड, और यहाँ पर है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे बताया भी हुआ है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो केरला के जो मालाबार कोस्ट है उसके पास में ही है। यहाँ पे छोटे छोटे कोरल आइलैंड के ग्रुप्स भी हैं। पहले ही आइलैंड्स लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप के नाम से जाने जाते थे। 1973 में चेंज हुआ था इसका नेम, और ये छोटा सा एरिया कवर करता है 32 स्क्वायर किलोमीटर का। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती, इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स भी बोलते हैं। और ये जो आइलैंड है ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्लोरा और फौना देखने को मिलता है। यहाँ पे जो पिट्टी आइलैंड है वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, एक बर्ड सेंचुरी बनाई हुई है। कोरल्स एक शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब पूरे ग्रुप में रहते हैं ये, और जब ये मर जाते हैं ना तो इनसे कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट होता है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट से पूरा आइलैंड बनता है, पता है? जो इनका स्केलेटन होता है ना, एक तरीके से पूरा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो वाइट कलर का होता है। आपने देखा होगा आइलैंड में वाइट वाइट सा दिखता है, तो वो सारा एक कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, और धीरे धीरे करके इकट्ठा होते 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 ये एक पूरा आइलैंड बना देता है। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ
एंड एटॉल, मतलब ये 3 टाइप्स के होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, तो जो भी आइलैंड्स बनते हैं ना वो इन्हीं से बनते हैं। बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और इस पूरे आइलैंड को ना 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ वाला जो पार्ट है उसे बोला जाता है अंडमान, और जो साउथ वाला पार्ट है उसे बोला जाता है निकोबार। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक माउंटेन डूब गया था, तो जो उसके ऊपर वाला पार्ट रह गया था थोड़ा बहुत, तो वही एक आइलैंड है। अब कितना सच है कितना झूठ ये पता नहीं, बस ये लोग बिलीव करते हैं, मानते हैं कि ऐसा हुआ था यहाँ पर। यहाँ पे फ्लोरा और फौना बहुत अच्छे होते हैं। फ्लोरा मीन्स जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, और फौना जो एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे ना जो क्लाइमेट होता है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में ही है। और यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो बहुत थिक है, मतलब घने जंगल है यहाँ पे। इंडिया में जो हमें एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है ना वो अंडमान निकोबार में ही देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार में एक बैरन आइलैंड है वहाँ पे। हमने इंडिया के हर एक फिजिकल फीचर को बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब हमें ये भी पता चल गया है कि हर एक एरिया अपने में ही एक इम्पॉर्टेंस दिखाता है। जैसे कि माउंटेन है, वहाँ पे वाटर मिलता है, हमें फॉरेस्ट मिलता है देखने को। जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे ग्रीनरीज देखने को मिलती हैं। जो प्लेटियो है वहाँ पे हमें काफ़ी सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। कोस्टल रीजन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे फिशिंग होता है अच्छे से। तो इन सब को देखते हुए लगता है कि हमारा जो लैंड है इंडिया का, यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट हो सकती है फ्यूचर में। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।